गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे रेसिस्टिविटी से रिलेटेड 3 सवाल अच्छे और 3 अच्छे सवाल आपको क्या करेंगे, हम होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी 06, उसमें हम आपको रेसिस्टिविटी से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करें लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लिए? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि एक कंडक्टर having length 10,000 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टिविटी 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Find its resistance. सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। बिल्कुल आसान फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पॉज करिए, सॉल्व करिए। हो गया? मैं स्टार्ट करूं? ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, जिसमें से L बराबर दे रखा है 10,000 मीटर, एरिया जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सब चीज़ जो है SI यूनिट में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ये चूंकि CGS यूनिट में है तो मुझे इसको SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, जो होगा कितना 1 × 10 to the power -2। सेंटी का मीनिंग क्या होता है, 10 to the power -2। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब होता है कि सेंटी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ से अब मीटर स्क्वायर और आ जाएगा कितना 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। नहीं समझे ये चीज़ कैसे आया? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग क्या होगा 10 to the power -2 मीटर। 1 किलोमीटर है, इसका मीनिंग क्या होता है 10 to the power 3 मीटर। किलो का मतलब 10 to the power 3, सेंटी का मतलब 10 to the power -2। अब यहाँ पे दे देगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है 10 to the power -2, सेंटी का मीनिंग 10 to the power -2। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है सिर्फ मीटर पे नहीं है, ये सेंटी के ऊपर भी स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर है। तो पहले यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे किया हूँ मैं। अगर ऐसा दिया रहेगा 1 किलोमीटर स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 10 to the power 3, किलो का मतलब 10 to the power 3, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों का स्क्वायर है, किलो का भी मीटर का भी, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। अब जाके यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा और यहाँ पे 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर हो गया। समझ गए? इस तरह करके हम इसको लिखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से चीज़ें हो गई। रेसिस्टिविटी रो दे के रखा है कितना 1.6 × 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, यहाँ से डाटा जो दिया था गिवन था वो मैं लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ फार्मूला पे बैठाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग कम से कम अभी तो सॉल्व करिए, फार्मूला R बराबर रो × L/A पे इसको बैठाइए और सॉल्व करिए। इसे मैं मिटा दूँ क्या? इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो × L/A होता है। अब हमें इस पूरे वैल्यू को इसमें रखना है। रो की वैल्यू कितनी है 1.6 है ना, इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर। हम यूनिट नहीं रखेंगे, सबको हम अभी SI यूनिट में चेंज कर लिए हैं। लेंथ जो है ये 1000 मीटर देके रखा है। उसके बाद नीचे में एरिया देखिए 10 to the power -4, 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर देके रखा है।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अब अगर ये 10 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा ना जी, ये होता है ना, अगर x टू द पावर -1 है, x टू द पावर 1 बाय x टू द पावर -1 है, तो ये क्या हो जाता है x टू द पावर 1। समझ गए? यदि 1 बाय x टू द पावर -2 है तो इसको आप x टू द पावर 2 लिख सकते हो, या फिर x टू द पावर -4 है तो इसको आप 1 बाय x टू द पावर 4 लिख सकते हो। समझ गए क्या? ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। समझ रहे हैं ये चीज़? हाँ, आप समझदार हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो अभी जो है ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। अब यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ये तो उड़ ही गया, अब यहाँ पे बच गया 1.6 ओम। ये आ गया आंसर निकल के। रेसिस्टेंस जो है इस वायर का 1.6 ओम निकल के आ गया। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। इसको नोट करिए, नोट कर लिए आप लोग? मिटा दूं? हो गया? चलिए ठीक। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल नोट करिएगा। ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस 10 ohm when it is stretched to double from its original length, then find its new resistance। इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। क्या है सवाल? ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस 10 ohm व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। इसको जो है स्ट्रेच कर इसके ओरिजिनल लेंथ से डबल कर दिया गया है, तब बोल रहा है कि बताइए उसका न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। आप तो जानते हैं ना, रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का चेंज करता है लेंथ के अकॉर्डिंग। अब पहले लेंथ जो था उससे डबल कर दिया है तो लेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। हो गया? मैं स्टार्ट करूं? चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पे जो गिवन है, क्या गिवन है? सबसे पहले एक कंडक्टर देके रखा है, ये कंडक्टर है जिसके पास रेसिस्टेंस जो है R बराबर 10 ओम दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसी वायर को खींचकर डबल लेंथ का बना दिया गया है, तो ऑब्वियस वायर पतली हो जाएगी। उतना ही मटेरियल को खींचा गया है ना, तो वायर पतली हो जाएगी। अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2L, यानी कि L डैश बराबर 2L मान लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया जो है मैं A मान रहा हूँ। इसका एरिया मुझे नहीं मालूम, मुझे निकालना पड़ेगा। अभी फिलहाल A डैश मान लेते हैं। इसका जो रेसिस्टिविटी है रो मान लेते हैं। इसका भी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। इसका भी रेसिस्टिविटी रो हो जाएगा। और इसका जो रेसिस्टेंस होगा, न्यू रेसिस्टेंस, उसको हम R डैश मान लेते हैं, जो कि मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से R बराबर क्या होगा, R बराबर रो इंटू L बाय A हो जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं। ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड रेसिस्टिविटी रो, देन रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी R बराबर रो इंटू L बाय A। ये फार्मूला आपको आता है। देखिए R बराबर यहाँ से कितना देके रखा है, 10 ओम देके रखा है। यहाँ से रो इंटू L बाय A हो गया, जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ना। 10 बराबर रो इंटू L बाय A, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको खींचकर डबल किया गया तो L डैश बराबर 2L हो ही गया। एरिया मुझे नहीं मालूम था तो मैं उसको A डैश मान लिया हूँ। रेसिस्टिविटी रो जो है, जो इसका है वही इसका भी होगा, और ये R डैश मुझे निकालना है।
तो आर डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू एल डैश बाय ए डैश। अब देखिए रेसिस्टिविटी दोनों का सेम है तो मैं वही रो रखा है यहाँ पे। एल डैश बराबर कितना है, 2L है, क्वेश्चन में देखे रखा है, वायर की लेंथ को डबल कर दिया गया है खींचकर। लेकिन ए डैश मुझे नहीं मालूम है, मुझे ए डैश निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे ए डैश, हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम V1 मान लेंगे और इसका वॉल्यूम V2 मान लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास से हम ये सब कुछ कर लेंगे। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो वायर है ना, इसी वायर को तो खींचकर लंबा किया गया है, तो जो मास यहाँ पे है, जो वॉल्यूम यहाँ पे है, वही वॉल्यूम तो यहाँ पे होने वाली है भाई। अरे इसी को खींचकर लंबा किया गया है ना, तो इसका जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटी यहाँ पे, जो मटेरियल यहाँ वही मटेरियल यहाँ, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि V1 बराबर V2 हो जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो मास यहाँ वही मास यहाँ पे। इसी वायर को खींचकर लंबा किया गया, सिर्फ इसका शेप साइज चेंज होने वाला है, मास तो वही रहेगा ना, इसलिए इसका वॉल्यूम V1, इसका V2, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, V1 बराबर V2। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे आप। अब मैं V1 कैसे निकालूंगा, V1 निकालने के लिए जैसे मैं कहूँगा, यहाँ पे कोई अगर आपको सिलिंड्रिकल वायर अगर दे दिया है ना, सिलिंड्रिकल वायर अगर दे दिया है, तो बताइए इसका अगर हाइट h है ना, और बेस का एरिया अगर A दे दिया है, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एल, A इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा, A इंटू एच होगा कि नहीं होगा। अरे कोई सिलिंड्रिकल शेप का अगर कुछ भी दे दिया है, उसका वॉल्यूम आपको पूछेगा, तो बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट कर दो, पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये वायर जो है ये भी तो सिलिंड्रिकल ही है ना, इसका बेस का एरिया कितना है, A है, A लिखा, और लेंथ कितना है, यही लेंथ तो हाइट का काम करेगा, तो लेंथ L लिखा। फिर इसमें आएंगे, इसका बेस का एरिया कितना है, A डैश है, A डैश लिखा है ना, ये A डैश, बेस का एरिया A डैश में माना हूँ, और लेंथ कितना है यहाँ पे, L डैश बराबर 2L है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2L लिखेंगे। अब ये L L कैंसिल हो गया, यहाँ से A डैश बराबर क्या आ गया, A/2 आ गया, तो एरिया जो है मुझे हाफ निकल कर आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अरे जैसे ही मैं वायर के लेंथ को डबल किया इलोंगेट करके, उसका एरिया तो आधा हो गया, मतलब वायर को डबल कर दो खींचकर, तो एरिया जो है आधा हो जाता है, एरिया आधा, A/2 हो गया। अब इसी पे अगर मैं कहूँ, यदि लेंथ को खींचकर 3 टाइम्स कर दिया जाए, जैसे ये जो है मान लिया 1 मीटर का है, अगर इसको खींचकर 3 मीटर का बना दिया जाए, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये घटकर A/3 हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। जैसे इसको खींचकर डबल किया गया तो एरिया आधा, अब इसको खींचकर ट्रिपल टाइम्स कर दिया जाए तो एरिया A/3, यदि इसको खींचकर 4 टाइम्स कर दिया जाए तो एरिया A/4 हो जाएगा। जितना टाइम्स लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही टाइम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। समझ गए क्या, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, लेंथ को डबल किया गया है तो एरिया हाफ, तो यहाँ पे हाफ निकल के आया, A डैश की जगह पे A/2 रखा। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा, एक 2 यहाँ पे है, दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और यहाँ से रो इंटू L/A आ गया। अब देखो रो इंटू L/A जो है, यहाँ से हम पहले से निकाल के रखे हैं कितना, 10, रो इंटू L/A इस इक्वेशन से मैं निकाल के रखा हूँ जो कि 10 है, और यहाँ पे 4 इंटू 10 करेंगे और यहाँ से 40 ओम आ जाएगा। यहाँ से सवाल सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। मैं एक सवाल और लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया क्या, ठीक है। मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आपको। अब देखिए दूसरा सवाल है, इसी टाइप का है, एक सवाल और करा देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस 9 ohm when it is doubled by folding, then find its new resistance
क्या है यहाँ पे, ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस 9 ओम व्हेन इट इज डबल्ड बाय फोल्डिंग देन फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। एक वायर है ना, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। एक वायर है जिसका लेंथ जो है कुछ है ना, दिया नहीं है कितना बड़ा लेंथ है, लेकिन हाँ रेसिस्टेंस जो है वो दे के रखा है R बराबर 9 ओम, और बोल रहा है इसी वायर को जो है ना डबल्ड कर दिया गया है, फोल्ड करके, यहाँ से डबल कर दिया गया, यहाँ से इसको मोड़ के फोल्ड करके डबल कर दिया गया। तो ये तो छोटा हो जाएगा ना जी, लेकिन छोटा तो होगा पर मोटा भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ L/2 हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो ये एरिया चेंज होके कितना होगा वो हम अभी आपको फिर से निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको बोलेगा चलो ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और रेसिस्टिविटी रो मान लेते हैं, तो इसका भी रो ही होगा, दोनों का रो ही होगा क्योंकि सेम मटेरियल है। तो यहाँ से आपको रेसिस्टेंस R बराबर रो इंटू L/A फार्मूला जानते हैं। R दे के रखा है 9 ओम इक्वल टू रो इंटू L/A आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब जैसे ही फोल्ड करके इसको आधा किया तो इसका रेसिस्टेंस चेंज होके R डैश हो गया जो कि मुझे निकालना है, और ये R डैश बराबर अब मैं बताऊँ आपको तो रो इंटू L डैश बाय A डैश होता है। L डैश क्या है, ये जो है L डैश निकल के आया है L/2, तो यहाँ से रो तो दोनों का सेम है, सेम रख दिया, L डैश L/2 हो जाएगा। एरिया A डैश जो है चेंज होगा, एरिया जो है चेंज होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ये V1 मान लेता हूँ और इसका वॉल्यूम V2 मान लेता हूँ। चूँकि दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, V1 बराबर V2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस का जो एरिया है उसको इसके लेंथ से जो कि हाइट का काम करेगा है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से A इंटू L हो गया। V2 कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ एरिया कितना है, बेस का एरिया A डैश है मैं माना हूँ, लेंथ कितना है L/2 है, L/2 है, यहाँ से L/2 लिखा। अब यहाँ से ये L कैंसिल हो गया और यहाँ से A डैश बराबर जो है 2A आ गया, कितना आ गया 2A आ गया। अच्छा देखें यहाँ पे जैसे ही इसके लेंथ को हाफ किया गया फोल्ड करके, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया, डबल हो गया। ये भी ट्रिकी है, यहाँ भी याद रखना है, अगर किसी वायर को फोल्ड कर कर डबल जैसे ही किया जाएगा कि उसका एरिया डबल हो जाएगा, मतलब आधे लेंथ को छोटा किया गया ना, इसको तोड़कर ऐसे करके तोड़कर मिला देंगे तो ये आधा हो जाएगा, और फिर ये मोटाई दोनों मिलकर डबल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो गया, एरिया जो है 2A आ गया। अगर कहेगा किसी वायर को फोल्ड कर कर 1/3 टाइम्स लेंथ कर दिया गया, मतलब लेंथ को घटाकर 1/3 कर दिया गया है, तो एरिया कितना होगा 3A हो जाएगा, एरिया 3A हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैं यही बताया था ना, यदि किसी वायर को अगर डबल किया जाता है खींचकर, लेंथ को इलोंगेट कर कर डबल किया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, तो एरिया हाफ हो जाता है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यदि इस लेंथ को फोल्ड कर कर हाफ कर दिया जाता है तो एरिया डबल हो जाता है, तो 2A आ गया, है ना, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से A डैश बराबर 2A आया। अब देखिए ये 2 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से 1/4 आ गया और रो इंटू L/A आ गया। अब देखिए ये रो इंटू L/A मैं यहाँ से निकाल के रखा हूँ 9, तो मैं ये 9 जो है यहाँ पे रख दूंगा, कितना जाएगा 1/4 इंटू 9 यानी कि 9/4 ओम आ गया। रेसिस्टेंस जो है 9/4 आ गया। अब वायर को जैसे ही फोल्ड करके मोटा किया ना, रेसिस्टेंस घट गया। मैं बोला था ना, जो वायर जितना मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, जो वायर जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखे थे क्या, रेसिस्टेंस बढ़ गया था, क्यों, क्योंकि वायर के लेंथ को बढ़ा दिया था, वायर के लेंथ को बढ़ा दिया था। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को जैसे ही बढ़ाया रेसिस्टेंस घट गया। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे ही मैं लेंथ को बढ़ाया था कि रेसिस्टेंस अपने आप इंक्रीज कर गया था। देखे थे पहले जो ओरिजिनल लेंथ था वो 10 ओम का था, रेसिस्टेंस 10 ओम था, और वायर को डबल जैसे ही किया था लेंथ को 40 ओम आ गया था। देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना।
तो ये बातें होती हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से ये सवाल भी समझ गए होंगे आप, है ना। तो मैं अब आपको 2-3 सवाल होमवर्क के लिए दे दूंगा, है ना। कुछ नहीं किया, ओरिजिनल जो लेंथ था L मान लिया था और क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रेसिस्टिविटी रो, तो यहाँ से R बराबर रो इंटू L/A आया और फिर यहाँ से R बराबर 9 ओम देके रखा था, यहाँ से 9 रखा, रो इंटू L/A, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। अब इसको फोल्ड करके हाफ किया गया, तो लेंथ इसका L माना था तो ये L/2 हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश मान लिया था, जो कि यहाँ से वॉल्यूम को इक्वल करने से मुझे निकल के आया था, जो कि A डैश बराबर 2A आ गया। फिर यहाँ से R डैश बराबर रो, चूंकि यहाँ पे R डैश लिख देते हैं जी, ये R डैश माना हो ना, तो R डैश बराबर रो इंटू L डैश बाय A डैश आ गया। अब देखिए L डैश कितना है, L/2 ये रखा, A डैश कितना आया, 2A आया, तो यहाँ पे 2A रखा। अब ये 2 नीचे आएगा तो 1/4 आ गया, रो इंटू L/A। रो इंटू L/A का मान मैं यहाँ से निकाल के रखा हूँ 9 ओम, और 9 ओम रख दिया, यहाँ से 9/4 ओम आ गया। इसको याद रखना है ना, ये R डैश जो है, मैं यहाँ पे R डैश माना था ना, इसका जो रेसिस्टेंस चेंज हुआ था वो था R डैश बराबर कितना आ गया मुझे, 9/4 ओम आ गया। चलिए यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब हम आपको 3 सवाल अच्छे अच्छे होमवर्क के लिए दे देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया, ठीक। क्वेश्चन लिखेगा, ए वायर हैविंग लेंथ 1000 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टिविटी कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। क्या बोल रहा है, ए वायर हैविंग लेंथ 1000 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टिविटी 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस 15 ohm, having resistance 15 ohm when it is stretched to double from its original length, then find its new resistance। हो गया क्या क्वेश्चन, ए वायर हैविंग रेसिस्टेंस 15 ohm व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए वायर of resistance 16 ohm when it is doubled by folding, then find its new resistance। है ना, क्या है सवाल, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ohm व्हेन इट इज डबल्ड बाय फोल्डिंग देन फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। ये 3 सवाल आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, इस तीनों सवाल को नोट करिए, है ना, नोट करिए और इसको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है।
चलिए इसको नोट कर लिए, मिटा दूं? ओके, चलिए आपको मैं 2 मिनट के लिए और टाइम लूँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रेसिस्टिविटी जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। वैसे मैं पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं सिर्फ टेम्परेचर के बारे में किया था। बस इतना लिखना है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, राइट द फैक्टर write the factors on which resistivity depend। ये क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टिविटी डिपेंड। लिखेगा सबसे पहला क्या होता है, टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि रेसिस्टिविटी किस तरह चेंज करता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। कंडक्टर के लिए मैं अलग से बताया था। कंडक्टर के लिए मैं बोला था आपको, कंडक्टर के लिए मैं क्या बोला था कि टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करिएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस बोथ विल इंक्रीज। दोनों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर मैं आपको सेमी कंडक्टर के लिए बोला था, सेमी कंडक्टर के लिए कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस बोथ विल डिक्रीज। मैं ये सेमी कंडक्टर के लिए बोला था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस दोनों डिक्रीज कर जाता है। और फिर मैं बोला था अलॉयज के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से व्हेन वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है ना। ये मैं किसके लिए बताया था, कंडक्टर के लिए। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस दोनों इंक्रीज कर जाता है। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस दोनों डिक्रीज करता है, और अलॉयज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं ग्राफ भी दिखाया था आपको ऐसे करके कि अगर ये रेसिस्टिविटी रो एंड रेसिस्टेंस आर है इस पे वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में, तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसे करके होता है ना। ये बताया था, ये कंडक्टर के लिए था, इसका ग्राफ इस तरह करके जाता है। और इसके लिए मैं बताया था ग्राफ, ये अगर रो है, रो एंड रेसिस्टेंस, अगर ये टेम्परेचर है केल्विन में, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे करके जाता है ना। इसका ग्राफ इस तरह करके जाता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज करता है, जो कि ग्राफ में भी शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा गया था, ऐसा मैं बोला था थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ग्राफ। यहाँ पे इसलिए टेढ़ा हो रहा है क्योंकि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी जो है दोनों थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है टेम्परेचर को चेंज करने से, है ना। टेम्परेचर को चेंज करने से थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, इसलिए ग्राफ इसका थोड़ा टेढ़ा गया था, समझ गए। इसके लिए मैं एग्जांपल दिया था कंडक्टर के लिए, जैसे कि कॉपर है ना। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसके लिए सिलिकॉन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है एक, जर्मेनियम। और इसके लिए जो है, जैसे मैं कहूँगा वुड है, प्लास्टिक है इसके लिए, है ना। सॉरी, एलॉयज के लिए वुड, प्लास्टिक नहीं, मुझे इंसुलेटर आ गया ख्याल में। एलॉयज है, एलॉयज के लिए जो होता है, जैसे मैं कहूँगा मैग्नीन हुआ, है ना। मैग्नीन इसका एलॉयज के लिए अच्छा है एग्जाम्पल, है ना। मैग्नीन याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटेन होता है मैग्नीन, या लिखिए मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन किसके लिए है, एलॉयज के लिए है। मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन, जगह नहीं है, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन एलॉयज के लिए एग्जाम्पल है। सेमीकंडक्टर के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, और फिर कंडक्टर के लिए कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, बहुत सारे हैं। तो यहाँ से ये टेम्परेचर के लिए हो गया था, है ना। चलिए दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है, मटेरियल है ना।
दूसरा मटेरियल है, उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ मटेरियल। देखिए दूसरा क्या है, पहला तो टेम्परेचर हो गया है ना, टेम्परेचर। दूसरा है मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये जो रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टेंस वाला भी छोड़िए, वो मैं बता चुका हूँ। रेसिस्टिविटी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँगा एल्युमिनियम है ना, इसके लिए रेसिस्टिविटी रो की वैल्यू कुछ और होगी, मान लिया रो 1 है। कॉपर है, इसके लिए रेसिस्टिविटी रो 2 है ना, कुछ और होगा। जैसे मैं आयरन की बात करूँ, इसके लिए रो 3, इसके लिए रो 3, और ये दोनों कोई भी आपस में इक्वल नहीं होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। हाँ, यदि एक ही मटेरियल में ले लूँ, जैसे मैं बात करूँगा कॉपर का ये अलग अलग लेंथ वाला है ना, अलग अलग लेंथ वाला अगर मैं ले लूँ मटेरियल, ठीक है, ऐसे करके ले लिया, अलग अलग लेंथ का है ना, L1 ये L2 है और ये L3 है। अब इसका रेसिस्टिविटी रो 1, इसका रो 2, इसका रो 3। तो यहाँ पे जो है रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो 3 होने वाला है। क्यों? अरे कॉपर तो कॉपर ही है ना, सिर्फ इसका तो सिर्फ शेप साइज चेंज किया गया है ना। तो रेसिस्टिविटी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी मटेरियल के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये वायर 100 मीटर का हो या 200 मीटर का हो, रेसिस्टिविटी सेम ही रहेगा। ये मैं क्वेश्चन भी करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कोई भी कॉपर का वायर लो, कोई भी एक मटेरियल लो, अलग अलग लेंथ का या अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो उसका रेसिस्टिविटी सेम ही होगा। यानी कि मैं यहाँ से एक पॉइंट लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से एक पॉइंट लिख सकता हूँ ये कि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप साइज मतलब वही लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि रेसिस्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा मटेरियल टू मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी अलग अलग होगा, लेकिन एक ही मटेरियल है, वो अलग अलग शेप साइज का है, तो उसका रेसिस्टिविटी सेम होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर अलग अलग शेप का है, अगर कंडक्टर वो एक ही मटेरियल का है तो रेसिस्टिविटी सबका सेम होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का जो लेक्चर होगा आपके लिए मैं लेके आऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना।